जी, इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा सेल्स रिटर्न्स एंड क्रेडिट नोट्स। ये जो क्रेडिट सेल्स हैं अभी तक हम उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी से ही रिलेटेड है कि क्रेडिट सेल्स जब होती हैं तो फिर अगर उसमें कुछ रिटर्न आ जाए तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, सेल्स रिटर्न क्या होता है, रीज़न क्या हो सकता है उसका। सही है, तो ये सारी चीज़ें सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट नोट्स। तो पहले सेल्स रिटर्न पे आते हैं कि सेल्स रिटर्न होता क्या है। तो सेल्स रिटर्न बेसिकली होते हैं गुड्स जो कि कस्टमर हमें वापस कर देता है। ये समझिए एक बिज़नेस है। अब इसकी ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, अब इसके ये कस्टमर्स हैं। तो कस्टमर आया, गुड्स ख़रीद के चला गया, फिर उसको पसंद नहीं आया या कोई भी रीज़न हुआ उसकी वजह से उसने गुड्स वापस कर दिए। तो ये कह रहा है कि ये गुड्स अपने वापस रखो, मैं पैसे नहीं दे रहा इसके। सही है, तो ये हो गई सेल्स रिटर्न। बिजनेस ने सेल की थी जो कि रिटर्न हो गई। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न हो सकता है कि एरर हो गया हो बिज़नेस की तरफ से, मतलब ये जो हमारे पास बिज़नेस है इसकी तरफ से कोई गलती हो गई हो, इसने कोई डैमेज गुड्स बेच दिए हो, तो फिर वो तो कस्टमर वापस ही करेगा। उसके अलावा अगर कोई गलत चीज़ बेच दी हो, मिसाल ए और बी और सी प्रोडक्ट्स थे, कस्टमर ने प्रोडक्ट जो है वो बी ऑर्डर किया था और उसको ए डिलीवर कर दिया गया, तो वो तो वापस ही करेगा। तो अगर इनकरेक्ट आइटम्स दे दिए या कुछ डैमेज गुड्स दे दिए तो सेल्स रिटर्न हो जाती है। या फिर इसकी दूसरी भी वजह आ सकती है कि कस्टमर अपना माइंड चेंज कर ले, वो एक चीज़ ऑर्डर करे और फिर वो देखे कि अच्छा ये मैंने तो देखी थी ऑनलाइन, मुझे अच्छी लग रही थी, अब मुझे समझ नहीं आ रही, तो वो वापस कर दे। तो बिज़नेस भी अगर चाहेगा कि वो कस्टमर को नाराज़ ना करे और रखे अपने पास, भले यहाँ पे कस्टमर की गलती है कि अगर उसको नहीं चाहिए थी चीज़ या उसको माइंड चेंज करना था, तो ये बिज़नेस की गलती नहीं है। उसने तो ऑर्डर किया था, उन्होंने डिलीवर किया। पर अगर बिज़नेस चाह रहा है कि ये कस्टमर दोबारा मुझसे ऑर्डर करे तो वो उसका ऑर्डर वापस रिटर्न कर लेता है, ताकि फिर कस्टमर बना रहे उसके साथ, वरना फिर कस्टमर नाराज़ होकर फिर किसी और से ऑर्डर करना शुरू हो जाएगा। तो ये भी रीज़न्स होते हैं सेल्स रिटर्न के। अच्छा, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न के लिए हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए, पर इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होगी, डॉक्यूमेंट बनेगा, इसका हर चीज़ का बनता है। जैसे सेल करते वक्त हमारे पास इनवॉइस बनती है, तो जब हम सेल रिटर्न करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको कहते हैं क्रेडिट नोट। सही है, क्रेडिट नोट, ये यहाँ पे हेडिंग दी हुई है। तो क्रेडिट नोट की डेफिनेशन मैंने स्टडी हब से ही उठाई है। तो ये देखिए कि क्रेडिट नोट इज़ अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इशूड टू कस्टमर्स फ्रॉम अ बिजनेस ड्यू टू सेल्स रिटर्न। कस्टमर ने सेल रिटर्न कर ली, तो अब बिजनेस जो है वो एक डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिसका नाम है क्रेडिट नोट। तो ये क्रेडिट नोट से होता क्या है कि ये वैल्यू ऑफ द इनवॉइस प्रीवियसली इशूड उसको ये कम कर देता है। कि जो बिल हमने सेंड किया था ना, इनवॉइस, ये वाली जो इनवॉइस ये हमने दी थी, तो ये समझे अगर 100 की दी थी, तो अब उसने कुछ सामान वापस कर दिया, सारा या कुछ सामान। अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं कुछ सामान, उसने 20 रुपये का सामान वापस कर दिया, तो हमने क्रेडिट नोट इशू किया जिसमें समझे -20 का लिखा हुआ था। तो ये 100 हमने पहले इशू किया था, -20 हो गया, तो अब 80 का बिल बन गया। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है प्रीवियसली जो इनवॉइस इशू हुई थी उसकी वैल्यू को, तो कम हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई। इसको नेगेटिव इनवॉइस भी कहते हैं। नेगेटिव इनवॉइस कैसे, कि वो इनिशियल जो इनवॉइस थी उसकी वैल्यू को कम कर देती है, तो ये नेगेटिव इनवॉइस हो गई। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया, 100 की इनवॉइस थी तो 20 का रिटर्न हो गया, नेगेटिव इनवॉइस हो गई, तो 80 रुपये बचे जो कस्टमर पे करेगा। अच्छा, अब क्रेडिट जो नोट है उसको इशू करने का रीज़न क्या होगा? क्रेडिट नोट इशू करने का रीज़न वही जो ऊपर मैंने सेल्स रिटर्न का समझाया कि सेल्स रिटर्न हो गई है तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। उसके अलावा दूसरा क्रेडिट नोट देने का ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि सामान गलत हो या सामान वापस हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए या डैमेज कुछ हो जाए। हो सकता है कि इनवॉइस गलत बन गई हो, वहाँ पे हमने ओवर चार्ज कर लिया हो कस्टमर को। मिसाल सामान का बिल बन रहा है 110 और हमने कस्टमर को इनवॉइस भेज दी 1110 की, ये एक 1 ज़्यादा ऐड हो गया, या बिल था 100 का और एक 0 ज़्यादा ऐड हो गया, 1000 बन गया, ये 0 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये ओवर चार्ज हो गई इनवॉइस पे। तो कस्टमर बोलेगा कि भाई 100 का सामान 1000 में कैसे बेच रहे हो, मैं तो पे नहीं करूँगा, बिल को सही करो। तो बिल को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 की बेची थी तो हम क्रेडिट नोट 900 का बेच देंगे, ताकि बिल वापस से नेट ऑफ होके 100 हो जाए और सही बिल कस्टमर के पास पहुंच जाए। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जब भी क्रेडिट नोट इशू होगा तो उसका नंबर भी सीरीज़ वाइज हो, या तो फिर जैसे नंबर उसका है इनवॉइस का
जिसके लिए क्रेडिट नोट बन रहा है उससे मिलता जुलता हो। उसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट भी हम कंसीडर करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कैसे कंसीडर करेंगे, जैसे 100 का सामान था उस पर 10% डिस्काउंट मिला था, जो कि 100 का 10 होगा, तो 90 जो है वो पेमेंट कस्टमर ने करनी थी। तो अब उसने रिटर्न कर दिया है तो हम उस पर 90 पे ही हिसाब लगाएंगे। जैसे उसने 10% सामान वापस कर दिया तो अब हम उसे 9 रुपये वापस करेंगे, हम उसे 10 रुपये वापस नहीं करेंगे। तो ये ट्रेड डिस्काउंट का ध्यान में रखना है कि हमने उसको सेल कितने में किया था और फिर उसने जो वापस किया है जितना सामान, तो वो उस जो सेल हमने किया था आफ्टर डिस्काउंट उस प्राइस के बेस पर हम उसको जो है पैसे वापस करें। ऐसा ना हो कि हमसे उसने 90 में लिया था और 9 रुपये का सामान हमें उसके वापस करना है, 9 रुपये उसके वापस करने हैं और उसके बजाय हम 100 रुपये का सामान समझ के उसको 10 रुपये वापस कर दें। इस यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि 10% जो है सामान उसने रिटर्न किया। खैर, तो अब उसके बाद ये है कि प्रॉम्प्ट पेमेंट को कंसीडर हम नहीं करते, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता कि सामान गलत मिला था और उसने जल्दी प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट हासिल करने के लिए पेमेंट भी कर दी, उसके बाद वो बोला नहीं सामान तो ख़राब है। तो वो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट उसने अभी अवेल नहीं किया होता, पेमेंट नहीं की होती और उसने सामान रिटर्न किया होता बेसिकली। अब नीचे आते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो अकाउंटिंग में इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसके 3 इम्पैक्ट आएंगे। एक आएगा सेल्स पे, अगर जैसे अलाउड डिस्काउंट में हमने पढ़ा था ना, कहीं पे अलाउड डिस्काउंट अलग से मेंटेन कर रहे थे या तो फिर डायरेक्ट सेल्स में एंट्री कर रहे थे, सही, डिस्काउंट वाली जो सेटलमेंट डिस्काउंट वाली। तो वही कॉन्सेप्ट इधर भी आ रहा है कि अब जो रिटर्न हो रहा है तो या तो आप सेल्स से डायरेक्ट वो कम कर दो, सेल्स को डेबिट कर दो, कम हो जाएगी सेल्स, या तो फिर आप रिटर्न अकाउंट अलग से मेंटेन करो और लास्ट में इसका कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो आप कर दो। लास्ट में जब साल के एंड में इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो सेल्स में से आप यहाँ से जो रिटर्न्स हैं वो यहाँ से आप माइनस कर देंगे एज एक्सपेंस, तो आपकी सेल्स कम ही आ जाएंगे। या तो फिर आप डायरेक्ट सेल्स के अकाउंट में डेबिट करके सेल्स की वैल्यू को कम कर दें। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं, तो या आप सेल्स को डेबिट कर लें या रिटर्न अकाउंट बना के उसमें डेबिट एंट्री कर दें और लास्ट में ईयर एंड में कॉन्ट्रा एंट्री करके ऐसे सेल्स को कम कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि अब हमें पैसे कम मिलेंगे क्योंकि हमने सेल्स रिटर्न की है, तो रिसीवेबल जो हमने रिकॉर्ड किए होंगे क्रेडिट सेल पे वो भी हम कम करेंगे, क्योंकि अब वो हमें नहीं मिलेंगे, वो रिटर्न हो चुकी चीज़ है, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। उसके अलावा अगर सेल्स टैक्स भी हमने अकाउंट फॉर किया है तो सेल्स टैक्स भी पहले जितना हम ले रहे थे तो अब जितना सामान उसने वापस कर दिया तो अब हम कम टैक्स लेंगे। तो पहले हमने टैक्स जो कलेक्ट किया था वो हमने एज ए लाइबिलिटी लिखा हुआ था अपने पास कि वो गवर्नमेंट को देना है, पर अब जबकि कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया या रिटर्न कर दिया तो अब जो है सेल्स टैक्स हमें वो पे नहीं करना होगा। तो सेल्स टैक्स की जो लाइबिलिटी वाला क्रेडिट अकाउंट हुआ था उसमें हम वो इतना अमाउंट डेबिट करके उसको कम कर देंगे, लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। सही है, तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब समझिए कि यहाँ पे एक क्रेडिट सेल हुई थी 1 तारीख को पहले महीने की, और वो क्रेडिट सेल थी 1000 की, और यहाँ पे मैं टैक्स भी लिख देता हूँ। टैक्स फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे 10% है, सही। और टैक्स एग्ज़ाम में हमेशा आपको गिवन होगा, ऐसा नहीं है कि किसी मुल्क का टैक्स आपको याद रखना है, वो जब स्किल लेवल में टैक्स का एग्ज़ाम आएगा तब होगा। तो अच्छा, क्रेडिट सेल्स यहाँ पर है हमारे पास 1000 और वो 1 तारीख को, तो अब हम इसकी पहली एंट्री करेंगे। भाई क्या होगी, तो पहली एंट्री क्या होगी इसकी कि हमारे पास 1000 की सेल हुई है तो हम यहाँ पे 1000 ही लिखेंगे, सही है। अब यहाँ पे हमें टैक्स भी इसका कैलकुलेट करना है, 1000 का 10% हमें कैलकुलेट करना है, तो 1000 का 10% होता है 100, तो यहाँ पे हमारा टैक्स भी आ गया 100। तो ये दोनों चीज़ें हम कलेक्ट करेंगे कस्टमर से और कस्टमर हमें बाद में आके कितने दे जाएगा, 1100 रुपये या डॉलर्स, सही है। तो ये हमारे पास होगी ट्रीटमेंट इसकी इनिशियल रिकॉर्डिंग। तो अब ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या हुआ, अब दूसरा महीना आया, उसकी 1 तारीख पे कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिया $300 का सामान। तो $300 का सामान जब इसने रिटर्न कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने रिटर्न का अकाउंट बनाया हुआ है या फिर नहीं बनाया हुआ है तो सेल्स, ठीक है, उसको हमने कम करनी होगी। अब कितनी कम करनी होगी, उसने हमें सामान कितने का वापस किया, 300 का। तो जब 300 का सामान वापस किया तो हम सेल्स को या रिटर्न अकाउंट में भी 300 डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि टैक्स कितना कम करें, टैक्स कितना कम करें। तो टैक्स तो हमने 100 कैलकुलेट किया था, वो कितना था 10%, 1000 का।
तो यहाँ पे रिटर्न कितनी हो रही है 300, तो उसका 300 का 10% क्या होगा वही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो 300 का 10% हमारे पास होगा 30, तो टैक्स हमारा 30 से कम हो गया। सही है। और रिसीवेबल अकाउंट, अब रिसीवेबल अकाउंट कितने से कम होगा, रिसीवेबल अकाउंट हमने सेल्स और टैक्स जो है वो मिला के बनाया था ना, ये इतना। तो अब जब रिसीवेबल यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो वो टैक्स इतना वापस नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि सेल्स कैंसिल हो चुकी है, और ये 300 भी नहीं आएंगे, तो 330 का रिसीवेबल हमारा कम हो गया। तो ये हो जाएगी इस तरह से इसकी एंट्री। और फिर लास्ट में जब कस्टमर आके पेमेंट करेगा तो वो इतनी पेमेंट करेगा, वो 840 रुपये पे कर रहा है हमें। $840, मुझे लग रहा है सवाल मैंने गलत लिखा है, एक मिनट। 670 आके देगा ना, इसको सही कर लेते हैं। पेमेंट वो आके करेगा 670, ठीक है। तीसरे महीने पे वो आके उसने फाइनल पेमेंट कर दी, और उसकी पेमेंट कितनी बची, जितना हमारा रिसीवेबल था। अब ये 1100 उसको पे करने थे, 330 उसमें से उसको कट गए, तो अब उसको कितने वापस करने पड़ेंगे, उसको यहाँ पे 670 पे करने पड़ेंगे। तो ये कैश वो 670 आके देगा हमें, और रिसीवेबल जो है हम 670 से काट देंगे। अब इसको अगर हम टी लेजर से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक एक अकाउंट में कितनी कितनी एंट्रीज हुई है। सही है। तो सेल्स रिटर्न एंड इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट, दो तरह के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं जब भी रिसीवेबल पेएबल का केस आता है। एक तो होता है लेजर अकाउंट, उसमें सारे कस्टमर्स का आ रहा होता है। हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट होता है, तो वो भी शीट होती है। तो अच्छा, खैर सेल्स का हम देखेंगे। सेल्स अकाउंट में कितनी एंट्रीज आ रही है, देखिए। सेल अकाउंट में पहले हो रही है क्रेडिट सेल पहली तारीख को, तो वो हो रही है 1000 की, ठीक है। तो सेल में यहाँ पे पहली तारीख पे हो रही है 1000 की, या गया 1000 यहाँ पे। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न हो गया 300 का, तो यहाँ पे डेबिट हम 300 से इसको काट देंगे, एक तो, और ये 300 से डेबिट हो गया, तो ये कट गई। तो अब कितनी सेल्स बची, 700 की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा अकाउंट क्या है, दूसरा अकाउंट है रिटर्न का। तो रिटर्न, सेल्स रिटर्न उसने कितने किए, रिटर्न वो 300 का करके किया है, तो रिटर्न हम यहाँ पे 300 कर देंगे डेबिट। सही। और ये किस तारीख पे हुआ है, 1/2 पे। अच्छा, तो ये समझिए कि अगर सेल्स में ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल्स रिटर्न, तो ये यहाँ पे आएगा, वरना अगर अलग से हमने कॉन्ट्रा अकाउंट बनाया हुआ है तो वो इधर आएगा, ठीक है। या तो यहाँ पे आएगा, सेल्स में से डायरेक्ट काट लीजिए, या फिर साल की एंड में रिटर्न अकाउंट में से आप काटिए। उन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा, ये याद रखना है। दोनों में नहीं आएगा। अगर रिटर्न अकाउंट अलग बन रहा है तो 300 सिर्फ यहाँ पे आएगा, इधर नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे पास टैक्स का है। तो पहले जब हमने एक एक पे दिया था सामान, तो हमारा टैक्स बन रहा था 10% बन रहा था 100। उसके बाद हमने जब 300 का सामान दे दिया वापस, मतलब उनसे ले लिया कस्टमर से, तो ये यहाँ पे 2/1 पे 30 का डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब टैक्स लास्ट में कितना बचा, 70 बचा, 70। अच्छा, अब रिसीवेबल अकाउंट में हम कितना देखेंगे। रिसीवेबल अकाउंट में पहले हमने रिकॉर्ड किए थे यहाँ पे डेबिट में, एक एक पे हमने रिकॉर्ड किए थे 1100 आने थे हमें। फिर जो है 1/2 पे हमने कितने कहा कि हमें रिटर्न कितने हो गए, हमें 300 का सामान रिटर्न हो गया, और 30 रुपये उस पर टैक्स था, तो 330 यहाँ से कट गए, ठीक है। तो 1100 से अगर 330 माइनस करें तो 670 बनते हैं।
जो कि रिसीवेबल। तो अब 670 उसने पे कर दिया। तो जब 670 उसने पे कर दिया 130 पे 670, तो फिर इसका अकाउंट बैलेंस हो गया। देखिए ये 30 और 70 कितने हो गए, 100 और 6 7 8 6 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सही है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1100। सही है, तो ये हमारा बराबर हो गया, इस साइड भी 1100 बराबर हो गया। तो इस तरीके से ये रिसीवेबल का टी लेजर भी बन गया। सही है, तो ये सारी एंट्रीज हो गई। रिटर्न आपने यहाँ पे बनाया, वहाँ पे बनाया और लास्ट में माइनस हो के सेल आ जाएगी 700 की। टैक्स जो है हमारा 70 रुपये हो गया और 700 का 10% 70 ही होता है। रिसीवेबल हमारा 1100 था, उसमें 330 कट गया। उसके बाद उसने 670 पे कर दिया, तो उसका रिसीवेबल अकाउंट भी 00 हो गया। तो अब इंडिविजुअल में कैसे होगा, इंडिविजुअल में जब हमने इसको सेल की थी या इनवॉइस लिखते हैं यहाँ पे, तो इनवॉइस हमने उसको 1100 की थी। टैक्स को मिला के उसने रिटर्न हमें कितना कर दिया, रिटर्न जब किया था तो रिटर्न उसने 330 का किया था। 30 टैक्स था और 300 उसका अमाउंट था जो बिल का। तो उसके बाद हमें उसने 670 आके दिए। तो 670 प्लस 330 1100 हो गए। ठीक है, तो ये अगर नेगेटिव बैलेंस, ये नेगेटिव बैलेंस, तो यहाँ पे ज़ीरो, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा इसका होगा सेल्स रिटर्न का। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये टी लेजर्स भी थे यहाँ पे और ये हमने एंट्रीज़ भी कर ली। एग्ज़ाम में ज़्यादातर एंट्रीज आती हैं, MCQs में टी लेजर नहीं आ रहा होता। तो कभी कभार वो टी लेजर दे देता है, उसमें पूछ लेता है कि भाई इसमें बताइए कि क्या अमाउंट बचा क्या हुआ। तो वो सब भी क्लियर हो गया। और इस तरह के डेट्स का फ़र्क होता है। और ये जो एग्जांपल था वो हमने कर लिया। इसका अकाउंटिंग आप समझ गए, 3 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट अलग बना हुआ है तो वो भी होता है। अच्छा, और रीज़न हमने पढ़ लिया कि या तो इनवॉइस में गलती हो गई है या कोई सामान वामान गलत चला गया है या कस्टमर वैसे ही वापस कर रहा है। तो ये सारे इसके रीज़न होते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।